भीगी आंखें, सूजा हुआ चेहरा और थमे कदमों के साथ कनिका अपने कमरे से बाहर आती है। हे राम, बहू तेरे चेहरे का तो सूजन और बढ़ गया है। रात को एसी में सो गई थी क्या तू? 2 मिनट में मैडम का बीपी लो हो रहा था। 2 मिनट में हाय, कभी एसी बंद करो, कभी फैन चालू करो, कभी खिड़की खोलो, कभी खिड़की बंद करो, यही चलता रहा पूरी रात। आंखें देखो कनिका की मम्मी, ना खुद सोई है ना मैं सो पाया। हाँ, तो अकेले ये भी तो माँ नहीं बन रही। अरे तू भी तो बाप बन रहा है। तेरे पीछे मैं भी तेरी माँ के साथ कई रातों जागा हूँ। तो तू भी थोड़ी मेहनत कर ले। बच्चे आने के पहले जितना सताता है उसके लिए प्यार उतना ही ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तेरे पापा प्रियांशु। जा बहू, अब तू भी नाश्ता कर ले, उसके बाद आराम कर लेना। इन दिनों जितना आराम करेगी ना उतना अच्छा रहेगा। सभी कामवाली के हाथों के पराठे आराम से खा लेते हैं, पर कनिका से एक कोर पराठा भी खाया नहीं जाता। हाय, फिर से वही पराठा, ये तो गले के नीचे ही नहीं उतरेगा। नाश्ते में कुछ और है क्या संध्या? फ्रूट चाट बना दूं क्या भाभी? बच्चे की सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। या फिर जूस बना दूं? नहीं नहीं, तुम मुझे बस एक एप्पल दे दो। सिर्फ एक एप्पल बहू? आजकल देख रही हूँ मैं, आधा पेट खाना खा रही है तू। मुझे पता है प्रेगनेंसी में जी मचलता रहता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, पर बच्चे की सोचकर खाना तो पड़ेगा ना। खाना नहीं खाएगी तो डॉक्टर दवाई दे देंगे। एक ग्लास दूध और एक सेब लेकर कनिका कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद बस एक और सेब खाकर और आधा ग्लास दूध पीकर सो गए कनिका। ये ठीक नहीं है, इतनी कमजोरी सेहत में कैसे चलेगी। अपनी बहू के कमरे से बाहर आकर शुभा हॉल में बैठ जाती है। काम हो गया है माँ जी, मैं अब निकलती है। हाँ ठीक है, और दोपहर में आज रहने दे संध्या, मैं ही कुछ बना लूंगी। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? अरे बहू का तीसरा महीना चल रहा है, पर वो है कि कुछ खाना ही नहीं चाहती। लगता है हाथ बदले तो कुछ खा ले, बस वही सोच रही हूँ। अरे माँ जी, आप बेकार में टेंशन ले रही है। जब मेरा मुन्ना मेरे पेट में था तो जरा से भी भूख नहीं लगती थी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे पेट भरेला है। ये लक्षण बता रहा है कि आपको पोता होने वाला है। अरे पोता हो या पोती, बस स्वस्थ रहे, मैं यही चाहती हूँ संध्या। दोपहर के वक्त शोभा रसोई में दाल चावल भिंडी और बेसन की कढ़ी तैयार कर रही थी, तभी हॉल से आवाज आती है। अरे शोभा जी, कहाँ हैं आप? अरे आप इस वक्त यहाँ आ गए, तो दुकान पर कौन है? अरे भाई, दादा बनने वाला हूँ मैं। इस वक्त भी दुकान के बारे में ही सोचूंगा तो आने वाले मेहमान के बारे में कौन सोचेगा। आपके साथ तो बस जिंदगी गुजारी है मैंने। मेरा असली साथी तो अब आने वाला है। ये हाथ में क्या लेकर आए आप? वो मुझे लगा कि बहू को कुछ खाने का मन होगा तो उसके लिए समोसा लेकर आया हूँ। कहाँ है मेरी बहू? कमरे में आराम कर रही है। जाइए आप उसे जगा कर दे दीजिए, तब तक मैं खाना भी लगा देती हूँ। अपनी नींद पूरी करने के बाद कनिका कमरे से बाहर आती है और अपने सास ससुर के साथ टीवी देखते हुए खाना एंजॉय करने बैठ जाती है। समोसे लेकर आए आप पापा जी? वैसे आपको तो पता ही है मुझे समोसे कितने पसंद है, पर पता नहीं पापा जी, आजकल मोबाइल में भी अगर कुछ तला भुना देख लेती हूँ ना तो मेरा जी मचलने लगता है। समोसे की स्मेल से ना मुझे उल्टी आ रही है। अरे अरे बहू, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। इस समोसे को अभी हटा देता हूँ मैं। तुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ना के बराबर तो खाती है तू। समोसे वेस्ट ना हो इसलिए शोभा 5 समोसे लेकर खाने बैठ जाती है। अपनी बहू को दाल चावल भिंडी और अपने पति को कढ़ी चावल और भिंडी परोस देती है। मोहन तो आराम से मजे से अपनी प्लेट का खाना खा रहा था, पर कनिका की आंखें अपने ससुर जी की कढ़ी की कटोरी पर से हट ही नहीं रही थी। आपके हाथ की बेसन की कढ़ी का कोई जवाब नहीं है शोभा जी, मजा आ गया कसम से। और कढ़ी है क्या मम्मी जी? हाँ हाँ, बहुत कढ़ी बनाई है मैंने, पतीला भरकर, पर तुझे पसंद नहीं है इसलिए तुझे परोसी नहीं। स्मेल से ना मुझे कढ़ी खाने का मन कर रहा है, मैं जाकर ले आती हूँ। दाल चावल छोड़कर कनिका एक पतीला भरकर कढ़ी सफाचट कर देती है। अब कुछ अच्छा लग रहा है। बड़ा स्वादिष्ट खाना था आज तो। संध्या से कह देना मम्मी जी रात को आने की जरूरत नहीं, रात को डिनर मैं बना लूंगी, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अपनी बहू को पेट भर के खाता देख शोभा की टेंशन खत्म हो जाती है। शाम के 6 बजे दोनों सास बहू चाय पीते हुए टीवी देख रही थी, तभी पड़ोसन विमला प्याज के पकोड़े लेकर वहां आती है। अरे मुझे नहीं देखना तेरा टिफिन, बहू के सामने तो खोलना ही मत। इससे तेल मसाले से वैसे भी उल्टी आ रही है। बड़ी मुश्किल से मेरी बच्ची ने कुछ खाया है। तू रसोई में चल, मैं देखती हूँ क्या लेकर आई है तू। अरे अभी तो बताया, प्याज के पकौड़े लेकर आई हूँ। पूरी तरह से टिश्यू में पोंछ पोंछ कर तेल हटा दिया मैंने। एक बार तू खा कर देख ले। बहू तेरा जीना हरा ना हो जाए तो मेरा नाम विमला नहीं।
ऐसे तो हमारे घर पर प्याज लहसुन कभी बनता नहीं था, पर पता नहीं जब से मेरी बेटी के पेट में बीज पड़ा है ना, लहसुन प्याज के अलावा कुछ खाना ही नहीं चाहती। अब मेरे यहाँ आई हुई है तो प्याज के पकौड़े की फरमाइश करती मैडम ने तो बनाना तो पड़ेगा ना। ये फरमाइश माँ की नहीं, उसके बच्चे की होती है। अब नानी होकर इतना नहीं करती मैं, उसके लिए बनाया तो सोचा तेरे लिए भी लेती आऊं। आंटी जी ठीक कह रही है मम्मी जी, मैं टेस्ट करती हूँ, हो सकता है मेरे बच्चे को भी प्याज पसंद हो। प्याज के पकोड़े के ऊपर की कवरिंग हटा हटा कर कनिका अंदर से प्याज खाती है। प्याज का स्वाद ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आंटी जी, पर वही बात है ना, फ्राइड प्याज है, ज्यादा तेल मुझसे खाया नहीं जा रहा। अब से ना कच्चे प्याज खाकर देखूंगी। अरे अरे कच्चे प्याज क्यों बेटा, प्याज का पराठा बनवा ले। खाना बनाने वाली भी रखी है इसके लिए, हो सकता है वो तरह तरह के व्यंजन बनाए तो कुछ खाने का जी करे इसका, पर इसका तो जी गेहूं की रोटी खाने का भी नहीं कर रहा। अब प्याज का मसाला गेहूं के पराठे के अंदर ही तो जाएगा, पराठा ही नहीं खाना चाहती तो प्याज तो कच्चे ही खाने पड़ेंगे। बाप रे, ये बच्चा ना तुझे बड़ा सता रहा है। चल शोभा, मैं चलती हूँ। वैसे प्याज और आलू टमाटर डालकर चाट भी बन सकती है बेटा, उसमें तेल भी नहीं रहता। जरा सी मूंगफली और उबले चने और धनिया पत्ता डाल देना, स्वाद भी आ जाएगा और पेट भी भरा भरा लगेगा। ऐसे ही आजकल प्याज तो फ्री में मिल रहा है। सरकार फ्री में प्याज बंटवा रही है, तभी मैं सोचूं तू मेरे घर पकौड़े कैसे लेकर आ गई। अरे नहीं शोभा, वो क्या है ना, मेरी बहू ऑनलाइन ही राशन मंगवा लेती है। आजकल ऑनलाइन कुछ भी मंगवाने पर 5 रुपए में प्याज मिल रहा है, तो मैंने मंगा कर रख लिया। भाई कुछ भी बनता है तो उसमें प्याज इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस फिर रसोई के लिए कुछ राशन कनिका भी ऑर्डर कर लेती है, पर 5 रुपए में 1 किलो प्याज उसके घर तक पहुंच जाता है। रोटी तो ऐसे ही मुझसे खाई नहीं जाएगी, कुछ नहीं तो सब्जी से प्याज निकाल कर ही खा लूंगी। आलू प्याज की सब्जी और पराठे तैयार करके कनिका सभी को परोसती है। इतने दिनों बाद किचन का काम फिर से शुरू किया है तुमने, तुम थक गई होगी, खड़ी क्यों, बैठ जाओ ना कनिका। हाँ बेटा, इन दिनों जितना आराम करो उतना अच्छा है, बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी आराम से पराठा और सब्जी खा रहे थे, पर हमारी प्यारी कनिका तो सब्जी में से सिर्फ प्याज निकाल निकाल कर खाती है, फिर रसोई साफ करने किचन में चली जाती है। तू एक बार इसे डॉक्टर को दिखा ले बेटा, दोपहर में बहू ने सिर्फ कढ़ी खाई और अब सिर्फ प्याज, ऐसे तो माँ के शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी। बच्चे को ताकत चाहिए तो कहाँ से लेगा वो, माँ के शरीर से ही ना। एक बार डिलीवरी हो गई उसके बाद हड्डियों में दर्द रहने लगेगा बहू के। घर की बहू की पहली डिलीवरी, और उसमें इतने मूड स्विंग्स के पूरा घर परेशान हो चुका था। कनिका को कुछ भी खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था। अपनी बहू की फिक्र करते हुए अगली सुबह शुभा पोहे तैयार करके सभी के लिए टेबल पर लगाती है। पोहे बनाए बहू, मूंगफली के दाने डालकर, अनार के दाने सेब सब इसमें डाला है, खा कर देख, मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। अरे मम्मी, हरी चटनी कहाँ है? तुम्हारी बहू हरी चटनी के बिना पोहे नहीं खाती, पता नहीं है क्या तुम्हें? अरे इस बार हरी चटनी में कांदा डालकर बनाया है, बहू को आजकल प्याज बड़े पसंद आ रहे हैं ना। चटनी में प्याज था और पोहे में भी, इसीलिए पूरी तरह तो नहीं पर थोड़ा बहुत नाश्ता कनिका कर लेती है। एक काम करती हूँ बहू, तेरे लिए बेसन के पकौड़े तैयार कर देती हूँ और साथ में सलाद भी। कुछ देर बाद शुभा कनिका के लिए सलाद और बेसन के पकौड़े लेकर उसके कमरे में पहुंचती है। आप क्यों इतनी मेहनत कर रही है मम्मी जी, रहने दीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है आप सबकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। पहले इतने सारे टेस्ट हुए और फिर अब मेरे मुंह का टेस्ट ही चला गया। मुझे लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए मायके चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही है बहू, तेरे लिए खाना बना दिया तो मेरी मेहनत बढ़ गई क्या है? ये भी कोई बात हुई भला? अगर कोई मेरी बेटी होती और वो पेट से होती तो क्या मैं उसके लिए मेहनत नहीं करती? ये तो माओ का दुलार होता है बेटा। अब विमला को ही देख ले, उसकी भी तो बेटी आई हुई है, अपनी बेटी के पीछे वो खुद प्याज खाने नहीं लग गई। तू सलाद खा ले, प्याज पसंद है ना तुझे? सोचा था प्याज के पराठे बना दूंगी, पर गेहूं खाते ही तुझे उल्टी होने लगती है, इसलिए नहीं बनाया। कल तुझे कढ़ी अच्छी लगी थी तो सोचा बेसन के पकौड़े बना लेती हूँ, एक बार पेट जरा भरा लगेगा ना तो तुझे भी अच्छा लगेगा। कल कढ़ी में पकौड़े डाले हुए थे ना मम्मी जी, तो उसमें तेल नहीं था, पर इसमें ना तेल तेल सा लग रहा है, सिर्फ पकौड़ी है ना। मैं ऑनलाइन देखती हूँ अगर कुछ समझ में आए तो। तू एक काम कर, अपनी माँ को फोन लगा और अपने मायके से अपने भाई या अपने पापा को यहाँ बुला ले। प्रियांशु घर पर नहीं है, अकेले मैं तुझे भेजूंगी नहीं, हो सकता है वहां अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाकर तुझे अच्छा लगे। मुझे तो बेटा तेरी सेहत से मतलब है। आई एम सॉरी मम्मी जी, शायद ही किसी के साथ इतनी कोऑपरेटिव होगी जितनी आप है। इतनी अच्छी हैं आप,
उसके बाद भी मैं आपको कितना परेशान कर रही हूँ। क्यों बच्चे, अपनी दादी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो आप? पगली। शोभा अपनी समधन के घर फोन करती है और कनिका को मायके भेजने की तैयारी कर लेती है। अब फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मैं, मम्मी, पापा, गीतांजलि, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बहू का ख्याल रखने की। बिल्कुल बेटा, उस घर पर ही पली बड़ी है कनिका, खातिर में कमी तो तुम लोग छोड़ोगे नहीं, पर इस हालत में ना बहू को भेजने का मेरा मन नहीं हो रहा। बहू, मैं क्या कह रही थी, मैं भी चलूं क्या तेरे साथ? संध्या को कह दूंगी, दोनों बाप बेटों का खाना पीना वो देख लेगी। हाँ मम्मी जी, ये सही रहेगा, आपके बिना वहां मेरा भी मन नहीं लगेगा। शोभा अपनी बहू के साथ उसके मायके पहुंचती है, जहां सबसे पहले डिस्कशन कनिका की डाइट की होती है। धन्य है समधन जी आप, जो आपने इतना कुछ किया अपनी बहू के लिए। मुझे याद है जब ये मेरे पेट में थी ना, तब मुझे बहुत भूख लगती थी, पर मेरी सास मुझे गिनकर 2 रोटियां देती थी, तीसरी अगर मैं मांग लूं तो घर पर बवाल हो जाता था। और सब्जी क्या, सिर्फ पानी मिलता था, क्योंकि आलू तो माँ जी अपनी कटोरी में डलवा लेती थी। अब मुझे आप पर पूरा भरोसा हो गया है कि कनिका को आपके रहते कोई दिक्कत नहीं हो सकती। पर हो रही है ना मम्मी जी, मेरा मतलब है आंटी जी की 10 तरह की डिशेस बनाने के बाद भी दीदी कुछ खा तो नहीं रही। ऐसे तो बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ेगा ही ना। मंदिर वाले बाबा जी है ना, जिनको दिखाकर आपने मेरी नजर उतरवाई थी, उनसे पूछी ना, हो सकता है दीदी को किसी को नजर लगी हो। हाँ मम्मी, उनसे बात करो ना, वो बाबा जी बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं और काफी पढ़े लिखे भी है आंटी जी। कनिका और जीजू के रिश्ते की हामी भी उन्होंने ही भरी थी, और देख लीजिए कितना अच्छा ससुराल मिला है दीदी को। इस बात को सुनकर शोभा का भी विश्वास बाबा जी पर बढ़ जाता है और गीतांजलि बाबा जी को घर आने का न्योता देती है। ठीक है बेटा, पर मेरे लिए खाने का प्रबंध अच्छे से करना। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए बाबा जी, बिना प्याज लहसुन का बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना बनाऊंगी। रात को ही मैं रसोई साफ कर लूंगी। पर मैंने तो कहा ही नहीं कि बिना प्याज के खाना बनाना। हाँ, गेहूं के आटे का इस्तेमाल ना हो। कल मेरा मन बेसन प्याज के पराठे खाने का कर रहा है बेटा, वो बना पाओ तो मेरा आना संभव होगा, वरना नहीं। वो बाबा जी जो ज्यादातर फलाहार करते थे, आज बेसन प्याज के पराठे की बात कर रहे थे, वो भी बिना गेहूं के आटे की। पर अब बाबा जी ने कह दिया था तो गीतांजलि को करना ही था। रात के 8 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। गीतांजलि दरवाजा खोलती है। जीजा जी, अंकल जी, आप दोनों यहाँ? हाँ भाभी, मोनिका को लेकर बहुत टेंशन हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा हम भी यहीं आ जाते हैं। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है जीतू, कल सुबह होते ही सारी टेंशन छू मंतर हो जाएगी। बाबा जी आ रहे हैं। हाँ बेटा, बताया शोभा ने, भगवान करे उनकी बात लग जाए और मेरी बहू ठीक से खाने लगे। गीतांजलि अच्छी तरह सफाई करती है और अपनी सास के साथ नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। लगता है बाबा जी अंतर्यामी है मम्मी जी, पता नहीं उन्हें कैसे पता लग जाता है सब कुछ। आजकल ऑनलाइन प्याज 5 रुपए में मिल रहे थे, तो करण के मना करने के बाद भी इतने प्याज जमा कर लिए थे मैंने। 8-9 किलो प्याज हो गए थे। मुझे लग रहा था कहाँ इस्तेमाल करूंगी, और देखो बाबा जी ने खुद ही बेसन प्याज के पराठे मांग लिए। ऊपर से दीदी के ससुराल वाले भी आ गए, अब तो आराम से प्याज इस्तेमाल हो जाएंगे। जो लोग मेडिटेशन करते ना बेटा, उनको वैसे भी बहुत चीजों का अंदाजा लग जाता है। मुझे नहीं लगता ये प्याज वो खुद के लिए बनवा रहे हैं, पर अब कहा है तो कर ले तैयारी। गीतांजलि बाबा जी के साथ साथ दोनों परिवार के लिए बेसन प्याज के बिना गेहूं के पराठे तैयार करने लगती है। बेसन के साथ सूजी लेकर उसमें हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, नमक और प्याज डालकर गीतांजलि आटा गूंथ कर साइड में रख देती है। तभी फोन की घंटी बजती है। तू बाहर जा बहू, देख बाबा जी का फोन होगा, मैं पराठे सेकना शुरू करती हूँ। गीतांजलि फौरन हॉल में जाती है और फोन उठाती है। क्या बाबा जी ने आने का प्लान कैंसिल कर दिया? पर मैंने उनके कहे मुताबिक नाश्ता भी बना लिया है। उन्होंने कहा है ये नाश्ता पूरा घर कर ले, उसके बाद बाबा जी खुद आएंगे। गीतांजलि सभी को बेसन प्याज के पराठे परोसती है। अपने सामने बेसन प्याज के पराठे देखते ही कनिका उन पर टूट पड़ती है। अब जाकर लग रहा है कि सुकून का खाना मिला है। मुझे ना ज्यादा ना ही तेल ना ही बेकार के मसाले चाहिए, मुझे बस प्याज और लहसुन चाहिए था। अच्छा, अब मैं समझी तुझे बेसन की कड़ी क्यों पसंद आई थी और तेरा जी प्याज खाने का क्यों कर रहा था। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। बेकार में आप सबको कितनी तकलीफ हो गई हमारे कारण। बेसन प्याज के पराठे तो मैं बहू को बनाकर वहां भी खिला सकती थी। वैसे बाबा जी आज आने वाले थे और उनके सामने तुमने ये प्याज के पराठे क्यों बना दिए गीतांजलि? इतनी बड़ी गलती कैसे की? अरे बाबा जी ने कहा था, पर जैसे ही पराठे तैयार हुए बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया।
क्योंकि उन्हें पता था इन पराठों को खाते ही दीदी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फिर उन्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान गए बाबा जी को। एक बार मेरा बच्चा हो जाए, उसका नामकरण तो पक्का मैं बाबा जी से ही करवाऊंगा। नाश्ता करने के बाद कनिका वापस से अपने ससुराल जाने के लिए अपना बैग बांध लेती है। इतनी जल्दी जा रही है बेटा, कुछ दिन और रुक लेती। देख लो मम्मी, मैं यहाँ रुक गई तो मेरे साथ मेरा पूरा ससुराल यहाँ रुक जाएगा। भाभी इतने लोगों का खाना बना लेगी क्या? ऐसा करते दीदी, आप निकलिए, हम यहाँ से आपके पीछे आते हैं। आपकी संध्या तो हम सबके लिए बेसन प्याज के पराठे बना ही लेगी ना। खुशी खुशी कनिका अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल लौट आती है। किसान और दुकानदार। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपना गुजारा चलाने के लिए वो मक्खन की टिक्कियां बेचा करता था। उसकी पत्नी मक्खन की टिक्कियां बनाने में उसका हाथ बटाया करती थी। एक दिन किसान की पत्नी ने 1-1 किलो की मक्खन की कुछ टिक्कियां बनाई और किसान को देते हुए कहा, अजी मैंने मक्खन की टिक्कियां तैयार कर दी हैं, शहर जाकर इन्हें बेच आओ। इस पर किसान बोला, ठीक है, मैं जाकर बेच आता हूँ। किसान ने मक्खन की टिक्कियां अपनी पत्नी से ली और शहर की ओर चल पड़ा। वो इन मक्खन की टिक्कियों को एक परचून की दुकान पर बेचता और जो पैसे मिलते थे उनसे उसी दुकान से घर के लिए कुछ सामान खरीदता था। दोनों के बीच काम यूं ही चलता रहा। एक दिन मक्खन की टिक्कियों को फ्रिज में रखते हुए दुकानदार ने सोचा, क्यों ना फ्रिज में रखने से पहले मक्खन की हर टिकिया को तोल कर देख लूं। जब दुकानदार ने टिक्कियों को तोला तो वो हैरान रह गया। हर एक टिकिया 1 किलो की नहीं बल्कि 900 ग्राम की थी, यानी हर टिकिया का वजन 100 ग्राम कम था। उसे किसान पर बहुत गुस्सा आया। बेईमान, धोखेबाज, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगले हफ्ते किसान फिर से उसकी दुकान पर मक्खन बेचने गया। खबरदार जो मेरी दुकान में कदम रखा, धोखेबाज, मैं किसी झूठे और मक्कार इंसान के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता। जो मक्खन की टिकिया तुम मुझे बेच कर गए थे वो 1 किलो की नहीं बल्कि 900 ग्राम की थी, 100 ग्राम कम। बेईमान कहेंगे। किसान ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुस्सा मत करो भाई, हम गरीब जरूर हैं पर धोखेबाज और बेईमान नहीं। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तोलने के लिए तराजू खरीद सके, इसलिए हम उसी 1 किलो चीनी के बराबर मक्खन तोल देते थे जो मैं तुमसे खरीद कर ले गया था। मॉरल, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे आप बोगे वैसा काटोगे, इसलिए अच्छे बनो और सबके साथ अच्छा करो। हाय किड्स, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।